नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस टेक्टोनिक शिफ्ट की बात करेंगे जो हाल ही के 2026 के स्टेट इलेक्शंस ने ट्रिगर किया है। ये सिर्फ नतीजे नहीं है, बल्कि 2029 के आम चुनावों से पहले भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव है। एक ऐसा बदलाव जो वाकई आने वाले कई दशकों तक देश का पॉलिटिकल मैप तय करने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, आज की ये पूरी चर्चा हवा में नहीं होगी। हम सीधे वायु वेग जैसी क्रेडिबल रिपोर्ट्स के रॉ डेटा और ग्राउंड लेवल स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। हम उन हिडन मैकेनिक्स को डिकोड करेंगे जिन्होंने इन ऐतिहासिक नतीजों की नींव रखी है, और वो भी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से। आज का रोडमैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम 2026 के इलेक्टोरल मैप से शुरुआत करेंगे, फिर ईस्टर्न फोर्ट्रेसेस के टूटने और नए हिंदू वोट बैंक को समझेंगे। उसके बाद जेनरेशनल लीडर शिफ्ट, डिलिमिटेशन के डेमोग्राफिक मैथ पर नजर डालेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब 2029 के लिए क्या मायने रखता है। पहला पड़ाव, द 2026 इलेक्टोरल मैप, रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज। मई 2026 के चुनाव नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। खासकर ईस्ट और साउथ में जो मजबूत डिस्ट्रप्शन देखा गया, उसने पूरी तरह से सबकी नींद उड़ा दी। अब इन उलटफेरों के स्केल पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ वेस्ट बंगाल में, जहां 15 साल से जमी हुई टीएमसी सरकार अचानक गिर गई और बीजेपी ने अनप्रेसिडेंटेड 207 सीटें हासिल कर लीं, और दूसरी तरफ तमिलनाडु देखिए, रूलिंग डीएमके को पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और वो भी अभिनेता विजय की एक नई पार्टी टीवीके के हाथों। मतलब राजनीति में इस तरह का भूचाल रोज देखने को नहीं मिलता। सेक्शन 2, ब्रीचिंग द ईस्टर्न फोर्ट्रेस, द मैकेनिक्स ऑफ बंगाल। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल जैसा स्टेट, जिसे राजनीति में एक इम्पेनिट्रेबल फोर्ट्रेस या अभेद्य किला माना जाता था, वहां आखिर इतनी बड़ी सेंध लगी कैसे? दरअसल ये सब किसी चमत्कार का हिस्सा नहीं था। स्ट्रैटेजिस्ट सुनील बंसल ने एक बहुत ही सटीक, डेटा ड्रिवन ग्राउंड गेम खेला। उन्होंने उत्तर प्रदेश से करीब 1500 वर्कर्स की एक डेडिकेटेड कोर टीम बंगाल भेजी। उन्होंने वहां के हर एक बूथ की डीपली मैपिंग की, लोकल जातीय समीकरणों को परखा, और सबसे अहम बात, हर एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की जिसमें उनकी पूरी अकाउंटेबिलिटी तय की गई थी। एकदम माइक्रो मैनेज्ड सिस्टम। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छी प्लानिंग काफी नहीं होती। उस मशीनरी को आग मिली कुछ बेहद संवेदनशील मुद्दों से। संदेश खाली और आरजी कार इंसिडेंट्स के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जमीन पर जबरदस्त गुस्सा था। उसी गुस्से को दिशा दी गई और उन्हीं पीड़ितों को, जैसे रेखा पात्रा और रत्ना देबनाथ को कैंडिडेट बनाया गया, और वाकई वो जीती भी। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने गोस्ट वोटिंग रोकने के लिए लगभग 9 मिलियन नाम वोटर लिस्ट से हटाए, और सुवेंदु अधिकारी जैसे जमीनी नेताओं के आने से इस पूरे बदलाव को एक सॉलिड बूस्ट मिल गया। सेक्शन 3, द न्यू हिंदू वोट बैंक, बिहार्स 2025 रीअलाइनमेंट। जमीन पर ग्राउंड गेम की ये बेमिसाल अप्रोच हमें 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शंस में भी बिल्कुल ऐसी ही देखने को मिली थी। चलिए वहां चलते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए एक बार बिहार के 2023 के कास्ट सर्वे डेटा पर फोकस कीजिए। ऐतिहासिक तौर पर बिहार का जो इलेक्टोरेट है, वो हमेशा इन्हीं अलग अलग टुकड़ों में, यानी फिक्स जाति साइलोज में बटा होता था। पर अब यहां डेटा एक बहुत ही मैसिव रीअलाइनमेंट दिखा रहा है। पहले जो जातियां बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में वोट करती थीं, उन्होंने इस बार एकजुट होकर एक यूनिफाइड आइडियोलॉजिकल ब्लॉक के रूप में वोट दिया। और वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट हमेशा एक सॉलिड ब्लॉक माना जाता था, वो इस बार इस कदर बिखरा कि उनके चुने हुए एमएलएस की संख्या सीधे आधी रह गई। ये शिफ्ट बहुत कुछ कहता है। एनालिस्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को एक सिविलाइजेशनल रीअलाइनमेंट का नाम दिया है। असल में ये दशकों पुराने मुस्लिम यादव यानी MY एक्सिस का टोटल कोलैप्स है। उसकी जगह अब एक नए किस्म के कंसोलिडेशन ने ले ली है, जो एसेंशियली वेलफेयर और कल्चरल आइडेंटिटी पर आधारित है। सेक्शन 4, द जनरेशनल लीडरशिप शिफ्ट, कंसोलिडेटिंग इंटरनल कंट्रोल। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक फुटप्रिंट अचानक से एक्सपैंड हो रहा है, तो पार्टी इसको आखिर प्रॉपर्ली मैनेज कैसे कर रही है? जवाब बहुत क्लियर है, एक शांत लेकिन मैसिव जनरेशनल शिफ्ट के जरिए। इसका सबसे ग्लैरिंग एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं। बीजेपी के नए वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में 45 इयर्स के नितिन नवीन की नियुक्ति, जिन्होंने जेपी नड्डा को रिप्लेस किया। ये एक डेलिब्रेट पिवट है उन नए, युवा और लो प्रोफाइल नेताओं की तरफ जिनकी वफादारी टॉप लीडरशिप के प्रति बिल्कुल एब्सोल्यूट है।
फ्यूचर प्रूफिंग और एक्सट्रीम इंटरनल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक है। सेक्शन 5 द डिलिमिटेशन डेमोग्राफिक मैथ अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाइमैक्स। आइए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि जमीन पर हो रहा ये एक्सपेंशन कैसे आगे चलकर एक बहुत बहुत बड़े संवैधानिक इवेंट की तैयारी कर रहा है। हम यहाँ डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पॉपुलेशन डेटा को केयरफुली देखें तो एक बहुत ही स्टार्क डिवाइड सामने आती है। साउथ के स्टेट्स ने बखूबी अपने बर्थ रेट्स को रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे ला दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदी हार्टलैंड जैसे यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान को देखें तो वहां की आबादी प्रैक्टिकली एक्सप्लोड हुई है और यही नंबर्स आगे चलकर राजनीति को पलटने वाले हैं। महज 54, ये नंबर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दरअसल हाल ही में जो 131वां अमेंडमेंट लाया गया था, जिसका मकसद आबादी के आधार पर पार्लियामेंट्री सीट्स को रीएलोकेट करना था, वो लोकसभा में सिर्फ इन 54 वोट्स के छोटे से अंतर से पास होने से रह गया था। पर असली खेल तो अब शुरू होगा। 2026 के बाद जब 1976 वाला संवैधानिक फ्रीज एक्सपायर होगा और 2027 का नया सेंसस आएगा, तब अगले डिलिमिटेशन बिल को पास करने के लिए किसी अमेंडमेंट की नहीं बल्कि सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। और प्रोजेक्शन सोचें तो अकेले यूपी को 58 नई सीटें मिल सकती हैं, जबकि साउथ अपनी डिस्प्रोपोर्शनेट पावर खो देगा। इसे आसान भाषा में समझें तो जिसका आज ये विस्तारित चुनावी मैप बन रहा है, वो आसानी से आने वाले कई दशकों के लिए अपनी परमानेंट जीत लॉक कर लेगा। सेक्शन 6 द रोड टू 2029 लॉकिंग इन द फ्यूचर। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं, चाहे वो ईस्ट में एक्सपेंशन हो, आइडियोलॉजी का कंसोलिडेट होना हो या पार्टी के अंदर का डिसिप्लिन, ये सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं और वो है 2029। डॉक्टर मिलन वैष्णव का ये कोट इस पूरी पिक्चर को एग्जैक्टली समराइज करता है। इन आखिरी बचे हुए ऑपोजिशन फोर्ट्रेसेस को जीतकर रूलिंग पार्टी ने बेसिकली खुद को एक सच्ची पैन इंडिया फोर्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, जिसका स्ट्रेच अब गुजरात से लेके बे ऑफ बंगाल तक अनइंटरप्टेड फैल चुका है। और यही चीज़ हमें एक सबसे अहम और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जनसंख्या पर आधारित ये पावर मैथ इस हाई डिसिप्लिन आइडियोलॉजिकल कंसोलिडेशन के साथ आकर टकराएगा, तो आने वाले अगले 25 सालों में भारत में फेडरलिज्म और स्टेट्स के प्रतिनिधित्व का फ्यूचर आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसने राजनीति के सभी दिग्गजों को अभी से तैयारियां शुरू करने पर मजबूर कर दिया है। उम्मीद है आपको मुद्दे की गहराई समझ आई होगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।